मेरी दावेदारी बहुत मजबूत बनती है और मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी एक बार एक पत्रकार को भी मौका दे। तो क्या यमकेश्वर विधानसभा सीट पे जनता जो है क्या बदलाव चाह रही है? समय गिरता हुआ ग्राफ है और कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि मैं उस ग्राफ को उठा सकूं। तो भाजपा में अक्सर ये होता है कि कांग्रेस से या किसी अन्य दल से व्यक्ति आया तो या तो उसको जल्दी टिकट मिल जाएगा और या फिर उसको मंत्री बना दिया जाता है जल्दी। और जो मूलतः कार्यकर्ता हैं कांग्रेस खुद आरोप लगाती है ये कि ये सिर्फ क्या दरी बिछाने के लिए या फिर कुर्सी लगाने के लिए। उनकी काबिलियत थी इसलिए वो बने हैं। ऐसा नहीं है कि बिन काबिलियत वाले को कोई किसी पार्टी में और बिन काबिलियत वाले को, ऐसे तो बहुत सारे लोग पार्टी में सम्मिलित होते हैं, कार्यकर्ता के रूप में सम्मिलित होते हैं। पार्टी उनका उपयोग करना जानती है, किस तरीके से उनको उपयोग किया जा सके। कांग्रेस के पेजों से ही जो है वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें देखा जन सैलाब आया हुआ है, तमाम चीजें। तो क्या इस तरह का माहौल बनाने इसमें स्पष्ट क्या है? क्या या तो भीड़ रोकी गई या फिर भीड़ कहां से आ गई? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी का इस तरह से आपत्तिजनक शब्द करना, जो पार्टी कहती है कि राष्ट्रीय पार्टी है, संस्कार वाली पार्टी, आपको लगता है सही है? खासकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस तरह की ऐसी बातें कह रहे हैं। ये जोश में होश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी रैली थी, मान लीजिए अगर पुलिस चेकिंग भी कर रही थी तो उस बात को आप और भी मामलों में आप दूरभाष पे एसएसपी से बात कर लेते थे। ऐसा क्या हुआ कि आपको उनके ऑफिस में जाकर के इस तरीके का माहौल बनाना पड़ा? अगर भीड़ को पुलिस ने रोका तो वह भीड़ कैसे आ गई? अगर वहाँ भीड़ नहीं थी तो वो फर्जी भीड़ कहाँ से आ गई? इस बात का भी सवाल जनता को कांग्रेस के लोगों से जरूर पूछना चाहिए। अभी जो वर्तमान विधायक रेणु बेस जी, उनको लेकर तमाम वो काफ़ी विवादित की चीज़ों में घिरी रहती हैं। हम देखते हैं कि जनता उन्हें कई बार घेर लेती है कि देखिए ये विकास नहीं हुआ, ये समस्या, और आप अभी तक आई नहीं। इतनी कमियां क्यों आ रही हैं? तो उस पर पार्टी निर्णय जरूर करती है कि उसकी जगह किसी उचित और बढ़िया उम्मीदवार को लगाया जाए। जो भाजपा के पुराने जो कद्दावर नेता हैं या जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको मौका ना मिलता, कोई इधर से उधर आ जाता है, उसको जल्दी मौका मिल जाता है। तो इससे कहीं उन लोगों में निराशा नहीं होगी? आप हो सकता है माननीय विधायक जी की कुछ कमियों को लोग पसंद नहीं कर रहे हों, लेकिन यह है कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जिसको भी टिकट देगी, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। यमकेश्वर में जो पिछले 25 साल में जनता विकास के नाम पर कह रही है कि कुछ विकास नहीं हुआ, उस विकास की बात को मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगा कि हाँ, विकास ये हुआ है। तो यूकेडी मुझे लग रहा है कि कहीं भाजपा में विलय होने का प्लान तो नहीं बना रही? कोई बड़ी बात नहीं है। अब कैप्टन ध्यानी आ गए हैं तो हो सकता है और लोग, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी भाजपा की तरफ आकर्षित होकर आएँ। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दावेदारों ने अपने चुनावी बिगुल बजा दिए हैं। जनता के बीच में सक्रिय होकर के वो लोग मौजूद हैं। विकास की अगर हम बात करेंगे, विधायक जी का कार्यकाल की बात करेंगे, और यमकेश्वर जो कि भाजपा की सबसे बड़ी गढ़ कह लीजिए या उसकी पृष्ठभूमि रही है, लगातार भाजपा के विधायक बनते आए हैं। इस बार क्या जनता भाजपा से और खासकर यमकेश्वर विधानसभा सीट में परिवर्तन चाह रही है? इन तमाम विषयों को लेकर के आज हम मौजूद है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े ही खास हैं। यमकेश्वर विधानसभा सीट से लगातार जनता के बीच में रहने वाले, जनता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले भाजपा के एक समृद्ध कार्यकर्ता जो लगातार समर्पित रहते हैं भाजपा के संगठन में, संगठन के लिए और जनता के लिए सदैव। और वहीं दूसरी तरफ पूर्व पत्रकार कह लीजिए या वर्तमान पत्रकारिता में भी सक्रिय रहने वाले, पत्रकारों की आवाज बुलंद करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे खास मेहमान विश्वजीत सिंह नेगी जी, जो कि इस समय भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, लगातार सक्रिय हैं यमकेश्वर विधानसभा सीट से, और इस समय अध्यक्ष भी हैं स्टेट प्रेस यूनियन के। क्या कहेंगे सर? नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल में बैठने का मौका दिया। आपकी बहुत सारी बातें आपने एक साथ पूछ ली जिनका जवाब देना एक एक करके संभव है। आपने सर मैं पूछूंगा, अभी तो आपके इंट्रोडक्शन था। जी बिल्कुल, आपने जो भी बात कही है बिल्कुल सही कही है। और आप जिस तरीके से आपका चैनल इस क्षेत्र में काम कर रहा है और आवाज़ उठा रहा है, लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहा है, इसलिए मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि क्या इस बार जो जनता है, लगातार अलग अलग सीटों पे हम बात करें, यमकेश्वर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, खास करके देहरादून जनपद में या टिहरी गढ़वाल जनपद में देखा जाए, जो आसपास की मुख्य मुख्य सीटें हैं, ऋषिकेश विधानसभा हो गई, नरेंद्र नगर विधानसभा, इसी यमकेश्वर विधानसभा एक मुख्य सीट है। यमकेश्वर विधानसभा वैसे तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, लंबे समय से भाजपा का गढ़ रहा है, भाजपा की जड़ें इतनी मजबूत है। पर क्या इस बार कांग्रेस जिस तरह से अपने आकलन कर रही है कि हम इस बार तमाम सीटों पर लड़ने का और 60 से बढ़कर सीटें लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या यमकेश्वर विधानसभा सीट पे जनता जो है क्या बदलाव चाह रही है?
देखिए, कांग्रेस का समय गिरता हुआ ग्राफ है और कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि मैं उस ग्राफ को उठा सकूं, इसलिए वो प्रयास ज़रूर कर रही है और आगे भी हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये सृष्टि का नियम है कि आदमी को ऊंचाई की ओर जाना चाहिए और वो कांग्रेस कर रही है। भाजपा के आपने यमकेश्वर की बात करी, यमकेश्वर भाजपा का गढ़ है और गढ़ रहेगा, क्योंकि वहाँ भाजपा ने यमकेश्वर वासियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कार्य किए हैं, इसीलिए जनता वहाँ पर हमेशा 25 साल से भाजपा के प्रत्याशियों को विजय बनाती रही है। लेकिन ऐसे अगर हम एक बार उसकी पृष्ठभूमि को समझें तो भाजपा की जो पृष्ठभूमि वहां रही है वो काफी मजबूत रही, पर वहां पर एक जो चेहरे की लेकर बात है वो महिला चेहरा रहा है हमेशा से। देखा जाए तो खंडूरी जी पहले थी, उसके बाद अब रेणु बिष्ट जी जो हैं वो भी विधायक हैं वर्तमान से। तो लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि क्या इस बार चेहरे में भी परिवर्तन हो सकता है, मौका मिल सकता है लोगों को भी, लोग एक कयास ला के बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय किया जाता है वो उच्च स्तर से निर्णय किया जाता है और उसके जनता की भावना को समझा जाता है, जनता की भावना को रखा जाता है। और 25 साल से महिला रही हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने कार्य नहीं किया, बहुत सुंदर कार्य किया है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी समाज में कि भाई आदमी की अप्रोच नहीं हो पाती महिला से, बहुत सारी बातें जो एक पुरुष प्रत्याशी से आदमी या पुरुष विधायक से आदमी कर सकता हो, महिला से नहीं कर पाता है। ये थोड़ा सा गैप रह जाता है, लेकिन अगर पार्टी किसी पुरुष प्रत्याशी को मौका देगी तो और भी बढ़िया कार्य यमकेश्वर में किए जा सकते हैं। अच्छा, जैसे सर एक बात सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हम विकास कार्यों की बात करें, विकास कार्यकाल की, खास करके अगर हम अभी वर्तमान विधायक रेणु बिष्ट जी के कार्यकाल की बात करें, वो अगर उनकी बात ये करें कि भाजपा का इतना लंबा कालखंड रहा है वहां पर यमकेश्वर में, क्या क्या आप जैसे आप भी सक्रिय जमीन पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, अभी भी क्या मुद्दे ऐसे हैं जो विकास कार्य तो किए जा रहे हैं पर जो उन पर अमल नहीं किया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कारणों से वो रह गए हैं या फिर वो छुपे रह गए हैं? क्या लगता है क्या क्या विकास कार्यों में थोड़ी सी बाधा है? देखिए, सड़क, पानी और बिजली की एक समस्या, अस्पताल की समस्या ये हमेशा बनी रही है और पहाड़ में बड़ी भारी समस्या इस चीज़ की है। बहुत प्रयास भी किए जाते हैं, विधायकों द्वारा भी प्रयास किए गए हैं। हमारे जो माननीय विधायक विजय वर्तवाल रही हैं 15 साल, उन्होंने भी बहुत सुंदर अपना कार्य किया, अपने बहुत अच्छा देने का प्रयास किया, तभी वो 15 साल विधायक रही हैं। उसके बाद हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी जी भी 5 साल विधायक रही हैं और उन्होंने भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत सुंदर कार्य किए हैं। और मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट ने भी बहुत अच्छा कार्य किए हैं। बीन नदी का पुल, जिसे हमारे तीनों विधायकों ने अपने अपने सहयोग किया है, वो पुल अपने अंजाम पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। और कौड़िया किमसार मोटर मार्ग, जिस मार्ग में करीब करीब 70-80 गांव प्रभावित होते थे, उस रोड को जंगलात से मुक्त करा करके और उस पर रोड का कार्य शुरू किया गया है। ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए हैं। और देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में विकास की अपार संभावना है, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। कहीं हम झील का भी विकास बना सकते हैं, कहीं जैसे थल नदी में हम झील बनाने का भी, सरकार अगर एक बार सर्वे हुआ था और उसमें झील का काम रुक गया था, तो वो थोड़ा बहुत जैसे कभी डिस्प्यूट हो जाता है कोई, अब गांव में छोटी छोटी बात को लेकर के लोगों में विरोध भी हो जाता है, तो उस विरोध को हर एक पुरुष के रूप में कोई व्यक्ति अगर वहाँ चुना जाता है तो वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता है। एक हम ये चीज भी देखते हैं कि अभी जो वर्तमान विधायक रेणु बिष्ट जी, उनको लेकर तमाम वो काफी विवादितों की चीजों में घिरी रहती हैं। हम देखते हैं कि जनता उन्हें कई बार घेर लेती है कि देखिए ये विकास नहीं हुआ, ये समस्या, और आप अभी तक आई नहीं। तो क्या कुछ कुछ जो मूलतः चीजें हैं, क्योंकि आप तो वहां सक्रिय रहते हैं जनता के बीच में, जनता आपसे संपर्क भी करती होगी, क्या लगता है कि कुछ मूलतः चीजें जिस पे वर्तमान विधायक शायद नहीं पहुंच पाई या छूट गई उनसे, वो अगर उन चीजों पर ध्यान दे दी जाए तो शायद यमकेश्वर विधानसभा के लिए बेहतर हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहाड़ के क्षेत्र में चिकित्सा की बात होती है और शिक्षा की बात होती है। वहाँ विद्यालयों की एक तो बच्चों की कम है, क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा हो गया है, यमकेश्वर से भी काफ़ी पलायन हुआ है। वहाँ पर कम से कम स्वरोजगार की योजनाएं बनानी चाहिए विधायकों को। और रेणु बिष्ट जी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, रेणु बिष्ट जी ने भी अच्छा नहीं है कि काम अच्छे नहीं किया। विरोध तो देखिए, सभी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी अच्छा कार्य कर लीजिए, आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। और विधायक जी ने अच्छे कार्य किए हैं और कर रही हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होता है कि वो किसको टिकट दे, किसको चुनाव लड़वाए, ये पार्टी के निर्णय पर निर्भर करता है। शैलेंद्र सिंह रावत जी जो हैं लगातार 2 बार कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं, चुनावी दौड़ में लगातार सक्रिय भी रहे। रेणु बिष्ट जी से सामने एक बार, उनसे पहले खंडूरी जी के सामने भी उन्होंने चुनाव लड़ा, पर किसी वजह से नहीं जीत पाए। क्या इस बार कांग्रेस की जड़ें जो हैं वो इतनी मजबूत हैं कि भाजपा को टक्कर दे पाएगी? इस बार आपको क्या लगता है?
देखिए, कांग्रेस का पिछले 25 साल से हमेशा प्रयास रहा है कि इस सीट को जीता जाए, लेकिन जनताओं की अपेक्षाओं में वो खरे कभी नहीं उतर पाए हैं। आज भी वही हिसाब रहेगा। सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस में वहाँ एकता नहीं है, वहाँ अलग-अलग धड़ों में कांग्रेस यमकेश्वर में बटी हुई है। जब तक वो एक धड़ नहीं, वैसे ही प्रदेश में भी यही हाल है कांग्रेस का, आप तो खैर परिचित होंगे। तो जब तक एक साथ एक मंच पर नहीं आएँगे तो उनका जीतना असंभव सा ही है। और वैसे भी जनता की कसौटी पर भाजपा का विधायक खरा उतरता चला आया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा का जो जो भी विधायक चुना जाएगा वो कांग्रेस को करारी शिकस्त देगा। अच्छा, एक मुद्दा ये भी बना हुआ है कि भाई ज़्यादातर जितने भी अभी तक यमकेश्वर में भाजपा के विधायक रहे हैं, वो सारे के सारे या तो भाजपा पृष्ठभूमि के रहे हैं या फिर जो मूलतः उधर के आस-पास क्षेत्रों से हैं, वो कार्यकर्ता रहे हैं या फिर वहाँ की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं। लेकिन जो आपकी वर्तमान विधायक है रेणु बिष्ट जी, उनको लेकर कांग्रेस के नेता और साथ में जनता की तरफ से कई बार एक बयान आता है कि रेणु बिष्ट जी एक ऐसी नेता रही हैं भाजपा में, वो चुनाव के पहले आई और टिकट मांगा और तुरंत टिकट मिल गया। उससे पहले वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ी, उससे पहले वो यूआरएम जो पार्टी रीजनल, उससे भी चुनाव लड़ी, उससे पहले कांग्रेस से भी लड़ी। मतलब इतने सारे दल बदल कर करके चुनाव लड़ रही हैं। तो लोग ये कह रहे हैं तो ये तो पद की लालसा हो गई। अगर इस पे जो भाजपा के पुराने जो कत्तावर नेता हैं या जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको मौका ना मिलता, कोई इधर से उधर आ जाता है, उसको जल्दी मौका मिल जाता है, तो इससे कहीं उन लोगों में निराशा नहीं होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, बराबर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय करती है। बात आप बार-बार रेणु बिष्ट जी के ऊपर आ जाते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हाँ, रेणु बिष्ट जी कांग्रेस में थी और उन कांग्रेस की नीतियों से वो प्रभावित नहीं थी और भाजपा की नीतियों से प्रभावित हुई, तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी और पार्टी ने उनको एक अच्छा उम्मीदवार के रूप में समझा और उनको टिकट दिया। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि कोई भी आदमी, कोई भी विधायक किसी को पूर्णतः रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं कोई ना कोई कमियाँ हर इंसान से हो ही जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाती हैं और हो सकता है माननीय विधायक जी की कुछ कमियों को लोग पसंद नहीं कर रहे हों। लेकिन ये है कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जिसको भी टिकट देगी, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस होगा। बार एक मुद्दा और बन रहा है, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो, ज़्यादातर अब लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा में जिसको भी पार्टी, खासकर भाजपा या कांग्रेस, जो भी जिसको भी टिकट देगी वो स्थानीय होना चाहिए। एक मुद्दा ये गरमाया हुआ है कि भाई हमको अब बाहर के कोई व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, वो यहाँ लड़ता है, ऐसा नहीं चलेगा, स्थानीय व्यक्ति को मौका मिले। आप भी जो हैं लगातार यमकेश्वर से सक्रिय हैं और आप तो स्थानीय, आपका क्षेत्र, गृह क्षेत्र, पैतृक निवास भी वहीं पर है। तो अगर आपको भाजपा से मौका मिल जाता है, भाजपा आपको टिकट दे देती है, तो क्या इस बार 2027 विधानसभा चुनाव में ये जो सीट है भाजपा गढ़ है, वापस इसको झोली में डालने का काम किया जाएगा? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इस प्रश्न को मैं बहुत सोचता हूँ, कभी मंथन भी करता हूँ इस प्रश्न को लेकर के कि भाजपा को कम से कम, पार्टी को, स्थानीय लोगों को, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आज तक पार्टी का डंडा झंडा ले करके प्रदेश भर में और अपने क्षेत्र भर में, विधानसभा क्षेत्र में घूमते रहते हैं, पार्टी को उनमें से उम्मीदवार चुनना चाहिए, जो ना कि बाहर से आने वाले, जो बाहर से कुछ लोग बाहर किसी और ज़िले में राजनीति करते हैं और फिर यहाँ आकर के चुनाव के समय में यहाँ के पुत्र और यहाँ के बेटे और यहाँ के सब कुछ बन जाते हैं कि मैं ही आपका खेवनहार हूँ। तो ऐसे लोगों को पार्टी ने दरकिनार ज़रूर करना चाहिए। और रही बात आपने मेरी, अगर पार्टी मुझे चुनाव देती है, मैं वहीं कस्याली गाँव का रहने वाला हूँ और मैं वहीं का बेटा, मैं हूँ असली बेटा, जो कह सकता है कि मैं वहाँ जन्म लिया और मैंने वहीं रहा हूँ, वहीं पढ़ा हूँ, वहीं लिखा हूँ। तो मेरी दावेदारी बहुत मजबूत बनती है और मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी एक बार एक पत्रकार को भी मौका दे कि भाई वो भी जनता की सेवा कर सकता है, कि हमने लेखनी के माध्यम से समाज की इतनी सेवा करी है, तो अब इस समय अगर हमें मौका मिलेगा और पार्टी टिकट देगी और पुरुष उम्मीदवार के रूप में हमें वहाँ पर प्रस्तुत करेगी, तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि यमकेश्वर में जो पिछले 25 साल में जनता विकास के नाम पर कह रही है कि कुछ विकास नहीं हुआ, तो उस विकास की जो ये बात जो ये कहती आ रही है, उस विकास की बात को मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगा कि हाँ, विकास ये हुआ है, ये करके दिखाया जाएगा। अच्छा, जैसे कि सर अभी हम देख रहे हैं कि जगह जगह कांग्रेस के सर्वे भी चल रहे हैं, भाजपा के सर्वे भी चल रहे हैं। लोग सर्वे में ये बता रहे हैं कि शायद 30-32 लोगों के हैं टिकट कटने के आसार बताए गए हैं। उसमें यमकेश्वर, ऋषिकेश या 2-3 विधानसभा जो है मूलतः उनके टिकट भी कटेंगे, लोगों के जो वहाँ के भी वर्तमान विधायक हैं। तो क्या इसका प्रभाव आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, हर पार्टी ये चाहती है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ और उसका माध्यम ये है कि पार्टी अपने
सूत्रों के अनुसार पार्टी सर्वे ज़रूर कराती है। उस सर्वे में कभी कभी किसी विधायक की कमियां आ जाती हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि उस विधायक पर टिकट काट दिया जाए, लेकिन ये है कि हाँ, पार्टी उस विधायक पर पुनः विचार ज़रूर करती है कि भाई इस आदमी की, व्यक्ति की या इस विधायक की इतनी कमियां क्यों आ रही हैं। तो उस पर पार्टी निर्णय ज़रूर करती है कि उसकी जगह किसी उचित और बढ़िया उम्मीदवार को लगाया जाए। एक तरफ तो भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, लेकिन यूकेडी की अगर हम बात करें, तीसरा एक विकल्प वो भी है। यूकेडी की इस बार यमकेश्वर में क्या स्थिति, कितनी मजबूती से यमकेश्वर में यूकेडी अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, कहा जाता है राजनीति में किसी को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। हम अगर सोच सकते हैं, देखिए आप पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कितनी मजबूत सरकार बनी है। ये ऐसे ही नहीं बनी है, क्योंकि वहाँ जन भावना, जनता की आवाज़ जब समाज के एक आवाज़ के रूप में उठ जाती है तो वहाँ सत्ता परिवर्तन हमेशा हो जाता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, यूकेडी मेहनत कर रही है, पार्टी अच्छी है, स्थानीय पार्टी है और हमें इस पार्टियों को मजबूत होना चाहिए, अपना मजबूती के साथ अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका ग्राउंड स्तर से लेकर के और उच्च स्तर तक का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को पार पाना अभी इन पार्टियों के बस के बात नहीं है। यूकेडी तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल भाजपा में विलय होती चली जा रही है। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले जो है कैप्टन राकेश जानी, जो कि केंद्रीय प्रवक्ता थे, वो भाजपा ज्वाइन कर ली। उनके संग कई और लोग जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जो यूकेडी की जो बड़े बड़े चेहरे हुआ करते थे, वो अब कुछ गायब दिख रहे हैं, कुछ है ही नहीं। तो फिर कैसे यूकेडी जो है वो जड़ें मजबूत कर पाएगी? क्योंकि या तो यूकेडी मुझे लग रहा है कि कहीं भाजपा में विलय होने का प्लान तो नहीं बना रही है। देखिए, यूकेडी ने इस प्रदेश की जो आज हम कहते हैं कि ये राज्य हमारा है, इसमें यूकेडी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, इससे नकारा नहीं जा सकता। और रही बात, देखिए दलों में किस तरीके की, आप तो पत्रकार आदमी, आपके तो जानते ही होंगे, दलों में किस तरीके से खींचातानी होती है कि वो मेरा आदमी, वो मेरा आदमी, मेरा आदमी। तो ये कहीं ना कहीं, अब जब चुनाव आते हैं तो कोई दल यहाँ से छोड़ के भाजपा में आएगा, भाजपा वाला कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस वाला यूकेडी में आएगा। तो ये तो एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये तो चलती रहती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कैप्टन ध्यानी आ गए हैं तो हो सकता है और लोग, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी भाजपा की तरफ आकर्षित होकर आएँ, क्योंकि हर आदमी अपने आप को मजबूत स्थिति में देखना चाहता है और टिकट के दावेदारी प्रस्तुत करना चाहता है। लेकिन एक सर सवाल ये भी मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अंतिम सवाल मेरा ये होगा कि जैसे कई बार ये होता है कि चुनाव से पहले ही अक्सर लोग इधर से उधर आ जाते हैं, चाहे कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए, भाजपा से कांग्रेस में चले गए। अगर हम भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा में अक्सर ये होता है कि कांग्रेस से या किसी अन्य दल से व्यक्ति आया तो या तो उसको जल्दी टिकट मिल जाएगा और या फिर उसको मंत्री बना दिया जाता है जल्दी। और जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस खुद आरोप लगाती है ये कि ये सिर्फ क्या दरी बिछाने के लिए या फिर कुर्सी लगाने के लिए, तो क्या निराशा हाथ लगेगी या नहीं लगेगी? ये थोड़ा सा एक सबसे बड़ा सवाल है, ये गलत होता है कि सही होता है? देखिए, ये तो मैंने आपको कहा ना, ये तो आदमी के कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है कि वो कैसा कार्य करता है। जब कोई आदमी कांग्रेस से भाजपा में आ जाता है और भाजपा की नीति और रीति को अपने आप अपना लेता है तो वो भाजपा का कार्यकर्ता हो गया। तो पार्टी उस कार्यकर्ता का उपयोग करना अच्छी तरीके से जानती है, उसका किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है और उस उपयोग को, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे उसे विधायक के रूप में हो, चाहे उसे संगठन की जिम्मेदारी के रूप में हो। बहुत सारे लोग कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और वहाँ भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाते थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता बनाया है। और आदरणीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सबको सम्मान दिए जाने की एक बात कही जाती रही है, वही सम्मान दिया जाता है, ऐसा नहीं है। रही बात आपने अभी छेड़ी है, तो कुछ मंत्री भी बने हैं, तो ऐसा नहीं है, उनकी काबिलियत थी इसलिए वो बने हैं। ऐसा नहीं है कि बिन काबिलियत वाले को कोई किसी पार्टी में है और बिन काबिलियत वाले को, ऐसे तो बहुत सारे लोग पार्टी में सम्मिलित होते हैं और कार्यकर्ता के रूप में सम्मिलित होते हैं। पार्टी उनका उपयोग करना जानती है, किस तरीके से उनको उपयोग किया जा सकता है। कांग्रेस जो है लगातार आप देखेंगे कि अभी जंतर मंतर पर इस्तीफे की मांग कर डाली, उसके बाद यूट्यूब पेपर लीक का मामला हुआ उत्तराखंड में, तो देहरादून में धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग कर डाली। उसके बाद में अब आप देखेंगे झारखंड में एक मामला काफी चर्चा का विषय चल रहा है। तो क्या अब कांग्रेस को, जहां पर उनकी खुद की सरकार भी है कह लीजिए, वहां पर ना राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे हैं और ना ही कोई कांग्रेसी इस्तीफे की बात कर रहा है, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है कि सिर्फ उन्हें भाजपा के राज्यों में ही सिर्फ इस्तीफे की मांग करनी होती है और अपने गिरेबान में झांकना नहीं होता? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। जैन जी जो एक काकरोच पार्टी बनाई गई है, और ये वाकई में देखिए, युवा अगर किसी गलत चीज़ को उठाते हैं तो युवाओं की बात का बिल्कुल समर्थन किया जाना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने समर्थन किया, मोदी जी ने अपने यहाँ तक कि बड़ा दिल दिखाते हुए जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे उनको भी कहा कि भाई इनको माफ़ कर दिया जाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हुआ,
ऐसा नहीं है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है किसी भी चीज़ को, लेकिन युवाओं को सही दिशा देने के बजाय कुछ लोग गलत दिशा में मोड़ रहे हैं और उनका इस्तेमाल गलत चीज़ के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। आज आप युवाओं को किसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि ऊपर की रस्सी जलती हुई हमेशा नीचे आती है। तो ये युवा कभी कभी आपकी तरफ भी मुड़ेंगे और वही हाल हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर झारखंड में जिस तरीके से आंदोलन हुआ और वहाँ लाठीचार्ज हुआ है, काफ़ी लोग उसमें घायल हुए हैं और लोगों के बहुत चोटें आई हैं। तो अब वो कांग्रेस पार्टी और वो कहाँ है, ये बड़ा सवाल उठता है और इस सवाल पर भी मंथन करना चाहिए। समाज में बैठे हुए लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि वो वहाँ क्यों भाजपा शासित प्रदेशों में ही इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि भाजपा को अस्थिर किया जाए, क्योंकि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को लेकर के एक ही पार्टी भाजपा आगे बढ़ रही है और जो इस पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी सनातन के रूप में, हिंदू राष्ट्र के रूप में बनाना चाहती है, जो कई लोगों को अखर रहा है और इस पर कहीं ना कहीं इस तरीके के विरोध किए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली का कार्यक्रम हुआ हल्द्वानी में, काफ़ी बड़ी चर्चा का विषय रहा। वहाँ पर कांग्रेसियों ने, आपने देखा, एक आक्रोश रैली कह लीजिए, आक्रोश प्रदर्शन किया एसएसपी ऑफिस नैनीताल में जाकर के। और ये आपने देखा तमाम वीडियो वायरल हो रही, जिसमें कई लोग थोड़ी सी कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं एसएसपी के लिए। कुछ लोग कह रहे थे आप बाहर नहीं, गणेश गोदियाल जी या और जो शीर्ष नेतृत्व थे वो भी लोग पहुंचे। उनका कहना था कि भीड़ नहीं पहुंची, इस भीड़ को रोका जा रहा है, इसलिए हम एसएसपी का घेराव करने आया और उनके संग हम ऐसे ही कहेंगे क्योंकि आपत्तिजनक उन्होंने हरकत करी तो आपत्तिजनक बात भी कही जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के पेजों से ही जो है वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें देखा जनसैलाब आया हुआ है, तमाम चीजें। तो क्या इस तरह का माहौल बनाना, इसमें स्पष्ट क्या है, क्या या तो भीड़ रोकी गई या फिर भीड़ कहां से आ गई? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी का इस तरह से आपत्तिजनक शब्द करना, जो पार्टी कहती है कि राष्ट्रीय पार्टी है, संस्कार वाली पार्टी, आपको लगता है सही है? और खास करके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस तरह की ऐसी बातें कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का व्यवहार रहा है और एसएसपी को उसके कार्यालय में जा कर के अभद्र भाषा का प्रयोग, मैं वो नहीं कहूँगा उन्होंने क्या क्या, तो सर्वविदित है और सारे चैनलों में, सारे पोर्टलों में चला है कि किस तरीके की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया। मैं इसकी निंदा करता हूँ और निंदा की भी जानी चाहिए, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल के बड़े पदाधिकारी हैं और आपको हमेशा सोच समझ के किसी भी निर्णय को करना चाहिए। जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ठीक है, आपकी रैली थी, मान लीजिए अगर पुलिस चेकिंग भी कर रही थी तो उस बात को आप और भी मामलों में आप दूरभाष पे एसएसपी से बात कर लेते थे। ऐसा क्या हुआ कि आपको उनके ऑफिस में जा कर के इस तरीके का माहौल बनाना पड़ा? आप एक बात बताइए, आपने कह दी, वही बात मैं भी कहना चाह रहा था। अगर भीड़ को पुलिस ने रोका तो वहाँ भीड़ कैसे आ गई? अगर वहाँ भीड़ नहीं थी तो वो फर्जी भीड़ कहाँ से आ गई? इस बात का भी सवाल जनता को, कांग्रेस के लोगों से ज़रूर पूछना चाहिए। आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लोगों को जवाब देना पड़ेगा जनता को कि इस तरीके का माहौल, इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी जरूर बनेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में विश्वजीत सिंह नेगी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार कैसे पूरे के पूरे उत्तराखंड में भाजपा अपनी जड़ें मजबूत करी और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में इस बार बदलाव किस तरह होगा, जनता क्या चाह रही, तमाम विषयों को लेकर हमने खुल करके बात करी। और आप क्या कुछ सोचते हैं तमाम विषयों को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।